कल तो ये चुनाव आयोग बोलेगा कि महिला को वोट का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनकी इज्जत जाती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। समय के साथ आपको कांग्रेस ही इस राज्य में और देश में सत्ता में दिखी। आप एकनाथ शिंदे के भविष्य को कहाँ देखते हैं? हो गया भविष्य उसका अंधकार में है। अजित पवार का भी भविष्य अंधकार में। बैलेट पे वोट करो, मैं राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से क्या बताता हूँ, नहीं आया तो राजकारण से शुरू। मेरा धर्म मेरे लिए जितना प्यारा है, उनको जो दूसरा धर्म वाले है उसके लिए उनका धर्म प्यारा है। वो अपने धर्म पे प्यार करे, हम अपने धर्म पे प्यार करें। लोगों का आवाज दबा रही है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो जानी चाहिए कि वो आवाज ना दबे? देखो, ये सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने को तैयार है। ये सरकार लोगों से चुन के आई नहीं है। ये सरकार चुनाव आयोग के बेईमानी की वजह से ये सरकार चुनता है। ये सरकार सत्ता में है, चुन के आई नहीं, सत्ता में। और एक हमने कई मुद्दे रखे, चुनाव आयोग के सामने रखे। चुनाव आयोग किस तरह से बातों को मार रहा है कि हमने कहा कि 5 बजे के बाद का हमको फुटेज सबूत के दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? वो तो हमारा अधिकार है, एक आम आदमी का भी है। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग कहता कि माँ बेटियों की इज्जत जाएगी। ये सवाल का तो यानी इसका मतलब है कि बातों को छुपा रहे। माँ बेटियों की इज्जत जाने का क्या कारण है वहां पे? ऐसा तो कुछ गलत तो है ही नहीं जी। तो कल तो ये चुनाव आयोग बोलेगा कि महिला को वोट का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनकी इज्जत जाती है। ऐसा ही उसका मतलब होगा। तो मिल सब्जेक्ट है कि ये छुपा रहे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रोज हत्या कर रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष के साथ साथ जनता भी कमजोर है? कि जो क्योंकि जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन हुए हैं इस देश में, वहां आज अगर इतनी अराजकता है तो लोग चुप क्यों हैं? देखो, उस समय में डेमोक्रेसी थी। जयप्रकाश नारायण जी विरोध की भूमिका करते थे तो सरकारें कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक्सेप्ट किया था। लेकिन बीजेपी तो बेईमानी से चुन के आई है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती ही नहीं। तो ऐसे समय में अपोजिशन का आवाज दबाना उनका काम है और वो दबा रहे। लेकिन ये कैसे? ज्यादा दिन नहीं चले, इसका स्फोट होने वाला है और जल्दी होने वाला है। 3 इलेक्शन तो हो चुके हैं, तो उसके लिए समय लगेगा ना। अच्छा, आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस का विस्तार कैसे होगा? क्योंकि बहुत दिनों से हो नहीं रहा है। मैं 4 साल प्रदेश अध्यक्ष था। मैं अभी 1 साल पहले ही मैं उस पद से मुक्त हुआ और मेरे घर के कुछ कर्तव्य थे, शादियां थी बच्चों की, इसमें था। इसलिए मैंने हाईकमांड को मैंने इस बात का रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे बड़े मुश्किल से वहां से रिहा किया, छोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि अब मैं मेरे घर के कर्तव्य से मुक्त हुआ, तो हाईकमांड जो जवाबदारी देंगे उस पर। ये कितना सच है कि हाईकमांड के ब्लू आइड बॉयज भी कुछ बदलते रहते हैं हर क्षेत्र में? देखो, हाईकमांड होता है, हाईकमांड को उनकी खुद पहचान कुछ अलग होती है, फर्क होती है। हाईकमांड करता है अपना काम। हाईकमांड के जो भी आदेश है उसका पालन करना हर कार्यकर्ता की जवाबदारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतने अग्रेसिव होने के बावजूद भी, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बावजूद भी कांग्रेस को यश क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस को यश आया नहीं, आया ही। लोग राहुल गांधी के साथ है और चुनाव के बेईमानी की वजह से जो परिस्थितियां बनते जा रही है, तो राहुल गांधी जी के ऊपर उसका ठिकाना नहीं फोड़ सकते। इसलिए एकदम क्लियरिटी है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह का खेला खेलते पूरा देश जानता है। विदर्भ में कमजोर कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाएगा? विदर्भ में या महाराष्ट्र में कांग्रेस कमजोर नहीं है। आज हम लोग सत्ता में रहते क्योंकि लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है।
ये बेईमानी से चुनाव आयोग की कृपा से चुन के ये सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानती। कांग्रेस वीक नहीं है महाराष्ट्र में, विदर्भ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में। समय के साथ आपको कांग्रेस ही इस राज्य में और देश में सत्ता में दिखी। कांग्रेस में गुटबाजी हो गई है, कहाँ गुटबाजी, किसने बोला? कहा जाता है। वो विरोधक करेंगे क्योंकि उनको खुद के पाप छुपाना है और दूसरे पे एलिगेशन लगा के अपना, ये सरकार में कोई आलबेल है? ये सरकार कैसे अपने एक में को गाली दे रही थी, ये स्थानिक निकाय चुनाव में आप लोग देख रहे थे। तो हमारे दल में किसी का भी मतभेद नहीं है, हम लोग साथ में काम करते हैं और उसके रिजल्ट हम आपको देखने मिलेंगे। अब विपक्ष के एक मंजे हुए नेता है, इसलिए एक सवाल पूछ रही हूँ, आप एकनाथ शिंदे के भविष्य को कहाँ देखते हैं? हो गया भविष्य उसका अंधकार में है, अजित पवार का भी भविष्य अंधकार में। किसानों के सवालों पर आपका सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखो, ये सरकार का प्रायोरिटी किसान नहीं। ये देवेंद्र फडणवीस 2014 से 19 में राज्य के मुख्यमंत्री थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इन लोगों ने कर्ज माफी की योजना बनाई, उसमें किसानों को लाइन में खड़ा किया ऑनलाइन अर्जी के लिए। उस समय नेट नहीं मिलते थे, रात रात लोग किसान वहां अर्जी करते थे। कई किसानों का जमाने में कर्जी माफ नहीं हुआ, वो गए कोर्ट ने आदेश दिया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। अभी ये सप्लीमेंट्री डिमांड जो है उसमें 500 करोड़ रुपए उन्हें डाला। अब 500 करोड़ रुपए इसमें डाला तो देना है 5017 करोड़ और उसमें 500 करोड़ रुपए डाला। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने वही आदेश दिया कि किसानों के आपको पैसे देना है। सरकार के पास पैसे ही नहीं है, लेकिन सरकार के पास किसानों को देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति को देने के लिए पैसे नहीं। तो ये सरकार किसानों की नहीं, बेरोजगारों की नहीं, गरीबों की नहीं, ये सरकार भर उद्योगपति की सरकार है, ये स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस को आज की तारीख में कैसे डिफाइन करोगे? कांग्रेस, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हमेशा एक नंबर पार्टी रहेगी और रहेगी, आगे उसको नहीं हराएगी। लेकिन जो बेईमानी हो रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो वोटों की चोरी की जा रही है, वो सबसे बड़ा आज प्रश्न हमारे सबके सामने है। और इसलिए मैंने चैलेंज किया है कि अगर मैं 200 वोट से चुन के आया, मेरे को बार बार बोला जा रहा है बैलेट पे वोट करो, मैं राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आके बताता हूँ, नहीं आया तो राजकारण से संन्यास लूंगा। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, और हिंदुत्व का जो मुद्दा है जिसको जिस तरह से अभी चलाया जा रहा है, उसके ऊपर एक टिप्पणी चाहिए आपकी। देखो, मैं संविधान को मानता हूँ, मेरे संविधान ने मुझे मेरे धर्म के ऊपर प्यार करने का अधिकार दिया है और मेरा संविधान यह भी कहता है कि तुम दूसरे पे किसी पे आरोप ना लगाए, किसी के बारे में गलत ना बोले, कोई धर्म के बारे में। तो मेरा धर्म मेरे लिए जितना प्यारा है, उन लोग जो दूसरा धर्म वाले हैं उसके लिए उनका धर्म प्यारा है, वो अपने धर्म पे प्यार करे, हम अपने धर्म पे प्यार करें। मैं घर से निकलता हूँ तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकलता हूँ, मैं जाहिर में बोलता हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो मैं क्या लोगों को अपना माइक लेके घूमते रहूंगा? मैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हूँ। तो जो लोग नकली हिंदू है, जो अपना हिंदुत्व का बखान करते रहते हैं, उनको कहना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं। मैं तुमने एक अच्छा सवाल किया कि हॉस्पिटल में जब तुमको ब्लड की जरूरत पड़ती है, कौन मुसलमान का ब्लड होता है या सिख का होता है, ईसाई का होता है, कोई स्लीपर का होता है क्या? ये इसको पूछते नहीं हम लोग कि भैया किसका ब्लड है। जो मेरी जान बचाने के लिए जो उपलब्ध है, वो जो मेरे ग्रुप का है वो लगा लेता हूँ। बिल्कुल। तो ये राजनीति में धर्मवाद लाकर जिस तरह से धर्म को अपमानित करने का काम जो लोग दल कर रहे हैं, उनको आज न कल जनता उनको सबक सिखाएंगे। मेरे धर्म के ऊपर मेरे को गर्व है, जैसे उनके जो दूसरे धर्म वाले हैं उनका उनके धर्म के ऊपर गर्व है, मैं ये मानता हूँ। That was Congress veteran Nana Patoliji, and he gave answers from the heart. We will meet in next interview with somebody else. Till then, goodbye.